नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला। क्या फैसला है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे वाइट फंगस क्या है और वाइट फंगस कितना खतरनाक है कोरोना और ब्लैक फंगस के मुकाबले। हमारे साथ हर रोज की तरह स्टूडियो में हैं प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी। यूपी की योगी सरकार ने आज ब्लैक फंगस को नोटिफाई कर दिया, यानी अधिसूचित बीमारी घोषित कर दी। अधिसूचित बीमारी क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये बीमारी अब अधिसूचित नोटिफाई होने के बाद इसके जितने भी मरीज होंगे उनका इलाज सरकारी खर्चे पर किया जाएगा और उनके हर एक चीज का डाटा रखा जाएगा। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है कि अब इस बीमारी को नोटिफाई कर दिया। मतलब ये है कि अब लोगों की नज़रों से हटेगी नहीं। जो जो बीमार इस फंगस रहेगा वो अस्पताल बाकायदा उसका हिसाब किताब रखेगा, डाटा रखेगा और उसका हर एक चीज़ जो उसकी ज़रूरत होगी उसको पूरा किया जाएगा। नहीं, ये बहुत अच्छा फैसला है ये, और राज्यों में इसको भी करने का प्रयास हो रहा है, कई जगह हुआ भी है। और ये योगी सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। जाहिर है कि इससे जो है कम से कम मरीज़ की पूरी देखभाल भी होगी, जवाबदेही भी तय होगी। और क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। कोरोना में तो थोड़ा सा ये हुआ था कि कहीं ना कहीं जाके थोड़े टाइम बाद इसको लोग समझ पा रहे थे, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है। और इसके अलावा भट्टाचार्य जी, ब्लैक के साथ वाइट फंगस भी आ गया है जो इससे भी ख़तरनाक है। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और अब कम से कम जो है हर चीज़ की जानकारी सरकार तक, प्रशासन तक रहा करेगी और मरीज़ को भी इसका थोड़ा लाभ मिलेगा। जी हाँ, मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा और इस बीमारी पर सबको इलाज मिले इसकी व्यवस्था भी की गई है। ब्लैक फंगस के साथ इन दिनों वाइट फंगस की चर्चा भी बहुत हो रही है। ये वाइट फंगस आखिर है क्या, इतना लोग डर क्यों रहे? और बताया जा रहा है कि यह ब्लैक फंगस से भी अधिक स्पीड से संक्रमण इसका फैलता है। क्या है सर, कुछ बता सकते हैं? देखिए, वाइट फंगस के बारे में जो बताया गया है, जो रिसर्च हुई है डॉक्टर्स ने, बनारस में भी हुई है और जगहों पे भी, ये बताते हैं डायरेक्ट जो है फेफड़ों पर असर करता है। और ये इसके कई रूट हैं। ये पहले दांतों से शुरू भी होगा, दांतों के बाद फिर सीधा अंदर कहीं ना कहीं, मतलब ये इतना ख़तरनाक बताते हैं कि आपकी पूरी बॉडी के कई जो वो होंगे पार्ट्स होते हैं, ये उनको प्रभावित करता है। जैसे शुगर है, शुगर का क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जाने के बाद आपके शरीर के अंगों पर असर करती है। लेकिन ये वाइट फंगस जो है, जिसको मेडिकल में कैंडिडा कहते हैं, कैंडिडा, तो ये इसको तमाम जो पार्टी के आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ये उन पर डायरेक्ट अटैक करता है, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ये जहाँ तक जैसे डॉक्टर्स ने कहा है कि कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक ये है और इसका अभी इलाज कोई ख़ास नहीं आया। लेकिन ये ब्लैक फंगस का है, इसमें आयुर्वेदिक में इलाज तो आए हैं, बहुत ज़्यादा है इसमें। कि अभी मुझे किसी एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि अगर आप ब्लैक फंगस है तो आप जो घर में है हल्दी है, सेंधा नमक है, इसको ले सकते हैं। उसको बनाने के बाद आप फिटकरी है, इसको बिल्कुल आप लेके और उसके बाद इसको आप पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद, क्योंकि दांतों को अगर आपने कवर कर लिया तो ये ब्लैक फंगस शायद आपकी बॉडी पे असर नहीं करता है। बट वाइट फंगस का तो बताते हैं कि वाइट फंगस इससे भी खतरनाक है। तो मैंने तो आज लिखा भी है कि ये बीमारियां हमारे ऊपर आ रही हैं तो ऊपर वाले की लाठी है जो बिल्कुल बेआवाज़ होती है, वो लाठी लेके तो आता नहीं है। वो इसी तरह से हमारे कहीं ना कहीं कर्म ऐसे होते हैं जो बीमारी के रूप में अब आ रहे हैं। तो हमारा भी बार बार मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसके दरबार में ही हम गुहार लगाएं और अपने गुनाहों की उससे तौबा करें कि हो सकता है कि जाने अनजाने में हमसे कुछ अपने लोगों का, किसी अपने रिश्तेदार का, परिवार में या किसी अपने मिलने वाले के साथ कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। तो क्योंकि देखिए, कहते नहीं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दुआ बहुत ज़रूरी होती है। दवा जब असर नहीं करती है तो दवाई के बाद फिर दुआ ही असर करती है। तो हमें तो दुआ करना चाहिए। जी हाँ, जहाँ दवा रुक जाती है, दवा का असर रुक जाता है, वहीं दुआ शुरू हो जाती है, दुआ का असर देखने को मिलता है। सर, आपने एक बहुत अच्छी बातें कही कि कहीं ना कहीं हम इंसानों से बहुत भारी गलतियां हो रही है जिस वजह से ये इतनी खतरनाक बीमारियां आ रही है। देखिए, कहीं भी सोचा भी नहीं होगा शायद भट्टाचार्य जी, आपने भी नहीं सोचा होगा और हमने भी कभी नहीं, लोगों ने भी इस बात को नहीं सोचा होगा कि जिस तरह की जो बीमारियां ये आ रही हैं,
ये बीमारियां हैं किस तरह? भाई आदमी कम से कम घर में होता है, परिवार में होता है, तो उसकी तीमारदारी होती है, उसके लोग, घर के लोग उसके साथ खड़े होते हैं, तो बीमारी का असर बहुत कम होता है। आज स्थिति ये कि घर में भी है लेकिन घर वालों से दूर है, घर वाले करीब नहीं जा सकते। कितनी बड़ी सज़ा है ये। हमारे परिवार में अगर हमें बीमारी है, हम घर में बैठे हैं, तो हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी वाइफ, हमारे माँ बाप कोई भी हैं तो हम उनके पास नहीं जा सकते। वो एक कमरे में है, घर में 4 कमरे हैं, तो एक कमरे में अगर हमारा परिवार का सदस्य कोई है तो हम उसको छू नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, उसको खाना बाहर से दे रहे हैं। ये सज़ा तो है। कहीं ना कहीं सज़ा इस बात की है कि हमसे वो गलतियाँ हुई हैं कि हमने अपने रिश्तेदारों की, परिवार की कदर नहीं करी। आज हम घर में भी हैं भट्टाचार्य जी, उसके बावजूद आप सोचो इस बात को कि क्या सज़ा है ये ऊपर वाले का ही हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहिए ऊपर वाले का ही हमें प्रकोप है। ये जो बीमारी के रूप में आ रहा है कि अगर घर में हम बैठे हुए हैं, परिवार में हम बैठे हैं, तो उसके बाद हम मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। वो दूसरे कमरे में है, उससे कहते हैं, अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो बिल्कुल, उनको वाइफ को पहले हुआ, फिर उनको हो गया, वो 12 दिन अपने कमरे में अलग रह कि घर में रहते हुए। तो ये सब क्या है? जी हाँ, कभी कहीं ना कहीं तो कुछ है। कभी किसी ने क्या सोचा होगा कि अपने माता पिता या सगे संबंधियों की लाश को भी कंधा देने का मौका नहीं मिलेगा। ये कोरोना ऐसी आफत लेकर आया है कि सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया है। कहीं ना कहीं हम इंसानों से गलतियां, सर देखिए भट्टाचार्य जी, मैं बताऊं, इंसान इतना घमंड में था, अहंकार में डूबा रहता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हम अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इंसान की औकात है क्या? अगर एक छोटी सी चट पक जाती है तो आप उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके बाद वो किस तरह की लोगों के साथ अपने अहंकारीपन दिखाता है। तो ये अहंकार, घमंड सब चकनाचूर इस बीमारी ने कर दिया है। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धन कुबेर, मैंने देखा है कि उनके पास सब कुछ है लेकिन एक इंजेक्शन नहीं कर पाए मुहैया, अपने परिवार को नहीं बचा पाए, क्योंकि सब वही चलाता है, जो चलाता है वही चलाता है, ये मानना पड़ेगा। जी हाँ, सर का कहना है कि आपके पास पैसा बहुत हो लेकिन अगर आप ईश्वर या अल्लाह को नहीं मानेंगे तो आपका कुछ नहीं। सर ये हमने देखा है कि लोग इतने धनवान लेकिन जब बीमारी हुई तो एकदम नीचे आ गए। ऐसे कई परिवार है जो बहुत धनाढ्य वर्ग में आता है लेकिन एक इंजेक्शन नहीं जुटा पाए, एक ऑक्सीजन बेड नहीं जुटा पाए। तो ये कहीं प्रकृति की बीमार हो सकती है। बिल्कुल, उसने औकात दिखा दी, ऊपर वाले ने एहसास करा दिया कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मेरे मोहताज हो। घमंड मत करो पैसे पे, कुछ नहीं है, ना ताकत कुछ है, ना पैसा कुछ है। अहंकार तो हर चीज़ का होता है। अहंकार ये नहीं खाली आपके पास पैसा का अहंकार, अहंकार आपकी ताकत का भी है, अहंकार आपकी सत्ता का भी है, अहंकार आपकी शिक्षा का भी है। अगर मैं शिक्षा का बजाता हूँ तो मुझे उसका भी अहंकार है, वो भी गलत है। पूजा पाठ कोई करता है उस पर अहंकार, नमाज इबादत कर रहा है उस पर अहंकार। अहंकार तो हर चीज़ का होता है, जो बर्दाश्त नहीं करता वो। ये सब कुछ देख लिया। और आप ये भी देखिए कि आज जहाँ जहाँ इस कोरोना की वजह से लोग भी फाइनेंशियली भी कमज़ोर हुए हैं, लेकिन इस कोरोना से लोग खरबपति भी हो गए। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया में 9 खरबपति जो है कोरोना ने दे दिए। जो पूना वाला है, जिनकी संपत्ति थी वो 8 पॉइंट कुछ अरब डॉलर थी, आज 12 पॉइंट कुछ हो गई है। तो ये उसका निज़ाम है, उसके निज़ाम से खिलवाड़ मत करो। उसके निज़ाम से जो खिलवाड़ करता है वो फिर चल नहीं पाता। अगर मैं सर कहूँ कि हमसे, इंसान से गलती हुई है और हम इंसान पश्चाताप करना चाहते हैं तो कैसे करें? बस उसके दरबार में हाजिर लगाओ, आंखें बंद करो, आत्ममंथन करो और सोचो कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं। याद आ जाए तो उस गलती की माफ़ी मांगो, नहीं आ जाए, नहीं हो तो ये कह दो कि हो सकता है मुझे जाने अनजाने में, दानिस्ता गैर दानिस्ता, कोई अंधेरे उजाले में मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करे। तो वो बहुत बड़ा है, वो माफ़ करने वाला भी है, वो सज़ा भी देता है तो माफ़ भी करता है। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके हुक्म के बिना ज़र्रा नहीं हिल सकता। आज जो कुछ भी आ रहा है ये हमारे अपने कर्मों की सज़ा है। जी हाँ, उसके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर। सर, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति लगातार सुधर रही है। अब तक 92% रिकवरी वो हो रही है, लेकिन जो चिंता का
विषय है वो गांव में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। कहा जा रहा है कि करीब 1/3 गांव उत्तर प्रदेश के वहां कोरोना पहुंच गया और कई गांव ऐसे, अभी बरेली में एक खबर आई है उस पिछले 40 दिनों में 400 लोग वहां मर गए। क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है, मैंने आपसे शायद अभी बीच में हम लोग बात कर रहे थे, आपसे मैंने कहा था कि कोरोना अब कम हो जाएगा। जो सिंगापुर की रिपोर्ट्स आ रही है उसमें भी कहा गया कि भारत में जो है 21 मई के बाद बहुत कम हो जाएगा और 23 मई के बाद काफ़ी कम हो जाएगा और 18 जून और 20 जून के बाद भारत में कोरोना की वो लहर कोई रहेगी नहीं। बट वो उसके बाद फिर 2022 में चलेगा ये चीज़ें, लेकिन इस ऊपर वाले को पता है क्या होगा इन रिपोर्ट्स का। लेकिन सरकारी तौर पे भी देखिए, अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा मीडिया ने इसको बताया आपको, अब मीडिया ने इसकी कवरेज भी कम कर दी है। अब हर कवरेज में आप देखें, चाहे अखबार की हो चैनल की हो, उसमें यह है कि दर कम हो रही है, दर कम हो रही है, दर कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में 62% कम बताया गया है कि कम हो गई है। मैं कह रहा हूँ अगर ज़मीनी तौर पर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्र करना चाहिए ऊपर वाले का कि अगर ये कम होना शुरू हो गई तो शायद हो सकता है कि वो हमें एक बार सुधरने का मौका दे रहा है ऊपर वाला, तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने कहा गाँव में अभी बहुत स्थिति ठीक नहीं है और वहाँ ना तो मीडिया ही पहुँच पा रहा है, जो बात छन के वहाँ से आ जाती है उससे तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन गांव में भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, गांव में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 9 के सदस्यों के साथ बैठक की और इस बैठक का मुख्य एजेंडा ही गांव में किस तरह से मरीजों की टेस्टिंग हो, वहाँ आइसोलेशन सेंटर अधिक से अधिक बनाया जाए। सर ये काम तो बहुत बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई लाख गांव हैं, तो वहाँ पे तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है और आइसोलेशन सेंटर और टेस्टिंग बढ़ाया जाए। क्या ये संभव हो सकता है जो हमारी स्वास्थ्य में संसाधन है और जो स्वास्थ्य कर्मी है उसके? देखिए क्योंकि गांव में सर स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है और गांव स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं है। देखिए क्या संभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है अगर करने का जज्बा हो, काम करने की मंशा हो, अफसरों का डंडा हो और इंसानियत हो। उसके साथ इंसानियत भी बहुत ज़रूरी है, तो आदमी सब कुछ कर सकता है। आपने एक बात और देखी होगी भट्टाचार्य जी कि इस कोरोना की बीमारी में स्वास्थ्य विभाग के वो चेहरे सामने आए हैं, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं वो सामने आई हैं जिन पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी खड़ी हैं। मैंने देखा है अभी भी कई उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में करोड़ों रुपए की लागत से भवन बने हुए हैं, लेकिन उसमें गाँव वाले भैंस बांध रहे हैं, कोई भूसा उसमें रख रहा है, कोई काम नहीं है, ड्यूटीज़ के नाम पे कुछ नहीं है। तो सवाल ये, हमारा स्वास्थ्य विभाग पे इतना बड़ा बजट होता है, अगर सही तरीके से उसकी मॉनिटरिंग हो जाए, मंत्री लोग होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं, कोई नहीं जाता, सब घर बैठे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हो सकता है जिस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बड़ा खुद संज्ञान ले रहे हैं हर चीज़ का, तो हो सकता है कि ये भी कोरोना भी कम से कम आने वाले वक्त के लिए स्वास्थ्य विभाग को और सुधार करके चला जाए। जी हाँ, कोरोना स्वास्थ्य विभाग को और सुधार कर सकता है। गांव में सुविधाएं के नाम पर अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ भी नहीं किया गया, जबकि स्वास्थ्य विभाग का बजट बहुत बड़ा होता है। उन्होंने अब तक गांवों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सर आज एक दुखद खबर आई है कि पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था, वैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी भी कोरोना से जी वो भी कोरोना से चले गए। हम उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत लड़ाई उन्होंने पर्यावरण की लड़ी और जाहिर है कि शायद अगर उनकी लड़ाइयाँ और उनके प्रयास सफल होते तो आज हमें ये ऑक्सीजन के लिए मारा नहीं पड़ना पड़ता। बहुत लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे, बहुत लोगों ने ऐसे इसके प्रयास किए, लेकिन ना तो उनको कभी स्थान दिया गया, ना उनकी बात को गंभीरता से लिया गया। मैं समझता हूँ कि शायद अब जो हमें झटके मिले हैं तो हो सकता है कि जो बहुगुणा जी ने जो अलग जगाई थी वो आने वाले वक्त में कहीं उसका असर दिखाई दे। जी हाँ, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा वो शख्स थे जो पेड़ों के काटने का घोर विरोध करते थे। वो यहाँ तक कि अगर पेड़ों को काटने के लिए कोई आ जाता था तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि पेड़ों को कोई काट नहीं सके। सर एक और दुखद खबर आई है। मेरठ के एक फाइटर प्लेन के जो पायलट है अभिनव चौधरी, वो पंजाब के मोगा शहर में वो अभ्यास कर रहे थे, MiG-29 वो क्रैश हो गया।
और उसमें उनको बहुत दुखद समझ, निधन। बहुत दुखद है। मेरठ के रहने वाले थे और देखिए इतना अच्छा संदेश दिया था अभिनव ने, सगाई में 1 रुपए का बिना जहेज के, और लेकिन कुदरत ने हमसे उससे छीन लिया है और बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जाहिर है कि वो बहुत दुखद है ये, और बहुत अच्छा इंसान था वो, बहुत ज़्यादा, और ऐसे संदेश उन्होंने कई और भी दिए थे, लेकिन क्या करें, वो कुदरत के हाथों से मजबूर हैं। मैं अपनी ओर से अभिनव चौधरी सख्त दहेज विरोधी थे और उन्होंने अपनी सगाई सिर्फ 1 रुपए की राशि में की थी और एक दहेज विरोधी संदेश दिया था। तो आज चर्चा में बस इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मैं सुब्रत भट्टाचार्य और प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।